करते हैं वन बाय वन। अब हम पहले तो ये जानेंगे कि चंदवंश जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका संस्थापक कौन था, इसकी शुरुआत, ये स्थापना किसने की थी इस चंदवंश की। तो हमें दो नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक है दोस्तों सोमचंद और एक है थोरचंद। अब थोरचंद है या सोमचंद है, इन दोनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे किसने सोमचंद को कहा था, किसने थोरचंद को माना था। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों, सोमचंद संस्थापक था, तो ये किस किस ने कहा था दोस्तों, ये कहा था एटकिंसन ने और बद्रीदत्त पांडे ने जो कहा था कि जो चंदवंश का संस्थापक है वो है सोमचंद। अगर हम इनके टाइम की बात करें दोस्तों, तो एटकिंसन कह रहा है कि ये जो सोमचंद है उसने इसकी स्थापना जो है चंदवंश की स्थापना लगभग 953 ईस्वी में की। कब की? 953 ईस्वी में। और जो बद्रीदत्त पांडे जी कह रहे हैं, इन्होंने ये कह रहे हैं कि चंदवंश की जो स्थापना सोमचंद ने की है वो लगभग 700 ईस्वी में की है। तो आप खुद ही देख लो दोस्तों, इन्हीं में यहाँ पर जो है लगभग 250 साल का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम थोरचंद की बात करें दोस्तों, तो थोरचंद में भी जो है यहाँ पर हमें किस किस ने बोला है दोस्तों, हर्षदेव जोशी जी हो गया, विलियम फ्रेजर हो गया, ठीक है, हैमिल्टन हो गया, यशवंत सिंह कठोर जी हो गए। ये सभी क्या कहते हैं दोस्तों कि चंदवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? थोरचंद था। ठीक है, अब हम ये किस उस पे कह रहे हैं दोस्तों, क्या इनका बेस था, किस बेस पर ये जो है इसके संस्थापक को सोमचंद को मान रहे हैं, क्या किस बेस पे जो है ये थोरचंद को संस्थापक मान रहे हैं, हम इनके बारे में भी पूरे अच्छे से जानते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटकिंसन के अनुसार, पहले हम सोमचंद की बात करते हैं कि सोमचंद को जो है संस्थापक माना है वो किस किस ने माना है, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे। पर अब बात करते हैं एटकिंसन ने क्यों माना, किस बेस पे माना उन्होंने कि सोमचंद संस्थापक होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है दोस्तों। एटकिंसन के अनुसार उनका कहना है कि कत्यूरी शासक, जो हमने कत्यूरी वंश पढ़ा है, वहां पर जो कौन थे, ब्रह्मदेव थे। लास्ट जो अंतिम शासक जो है ब्रह्मदेव, तो उनके अनुसार जो है ब्रह्मदेव एक जो है अत्याचारी शासक था, जिससे जो है निजात पाने के लिए जो कत्यूरी घाटी की जो जनता, यानी कि चंपावत वाला जो क्षेत्र था, वहां की जो जनता है, ये लोग थे, उन्होंने जो है इससे निजात पाने के लिए, क्योंकि वहां पर उसने काफी अत्याचार फैला दिया था, निजात पाने के लिए वहां के लोग जो है कन्नौज नरेश, कन्नौज के राजा के पास गए कि हमें यहाँ पर जो है इस अत्याचारी शासक जो पूरी प्रजा में जो है उथल पथल कर दिया है, इसको सही करवाइए। तो कन्नौज के नरेश ने अपने भाई सोमचंद को वहां पर भेजा, ठीक है, चंपावत में। तो वहां पर जो है सोमचंद आए और इसने वहां पर सब कुछ जो है ठीक ठाक कर दिया, बढ़िया कर दिया। उसके बाद जो है ये ब्रह्मदेव जो है उससे खुश होकर जो है उससे अपनी पुत्री चंपा का विवाह करवा देता है, ठीक है, और दहेज में जो है इसको चंपावत दे देता है। तो ये कहानी किसने दी दोस्तों? एटकिंसन ने। और जो दहेज में इसको मिलता है दोस्तों, चंपावत वाला क्षेत्र मिलता है, और वहीं पर जो है इसकी जो है चंदवंश की स्थापना हो जाती है। तो ये मानना है किसका? एटकिंसन का। ठीक हो गया। चलिए, इसके अलावा जो दोस्तों कुछ और इतिहासकार भी कहते हैं कि सोमचंद जो है बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था, वहां पर इसकी मुलाकात किससे होती है? इससे होती है, ब्रह्मदेव से होती है, और ये उसको ये ठीक अच्छा लगता है और उससे अपनी जो है बेटी का विवाह कर लेता है, ऐसे भी कहा गया। बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या कहा दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो है ये जोशी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से आया था, ये प्रयागराज से आया था दोस्तों, ठीक है, प्रयागराज से ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। कौन? ये जो है सोमचंद जो है ये जोशी प्रयागराज से जो है यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था, और ये कह रहे हैं कि इसी दौरान यहाँ पर जो गंभीर देव की कन्या से यहाँ पर ये विवाह कर लेता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार जो है ये गंभीर देव की बेटी से विवाह करता है, और यहीं पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एटकिंसन के अनुसार जो है ब्रह्मदेव की बेटी चंपा से ये विवाह करता है। तो यहाँ पर भी जो है अलग अलग मत हमें देखने को मिल रहे हैं इतिहासकारों के। तो आपको ये नहीं है दोस्तों कि कोई एक रखना है, आपको दोनों ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आपको बिल्कुल तैयार रहना अपनी हैंड से, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ भाई एटकिंसन के अनुसार कौन था, चंदवंश का संस्थापक कौन है, या आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कि
या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि बताओ विलियम फ्रेजर के अनुसार जो है चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आपको ये सब भी याद रखने हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है दोस्तों कि किस तरीके से एटकिंसन ने कौन सी कहानी दी और बद्रीदत्त पांडे जी ने कौन सी कहानी दी है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो ये चीजों को और क्लियर करते हैं। एटकिंसन के अनुसार जो है चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, सोमचंद था, जो अभी हमने क्लियर कर ली कहानी क्या थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है कुमाऊं का इतिहास किसकी है ये पुस्तक, बद्रीदत्त पांडे जी की। बद्रीदत्त पांडे जी ने भी सोमचंद को चंद्रवंश का शासक माना है। ठीक है, ये दो आपको, पर शासन काल का जो टाइम पीरियड देख रहे हैं आप, बद्रीदत्त पांडे जी ने 700 से 721 ईस्वी का समय दिया है दोस्तों। ठीक है, माना गया है। लेकिन ब्रिटिश गढ़वाल के लेखक जैसे एटकिंसन हो गए, वाल्टन हो गया, नेविल के अनुसार देखा जाए तो सोमचंद का जो शासन काल है यहाँ पर 953 है ये दोस्तों, 53। ठीक है, 953 है, 53 कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने अलग दे दिया, बताओ। ठीक है, अब देखो वही जो है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, है ना। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो शिव प्रसाद डबराल जी। इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है, चारण। ठीक है, उपनाम से जाना जाता है। इनके अनुसार जो है सोमचंद का जो शासनकाल लगभग 665 से 700 ईस्वी के मध्य बताया जाता है। अब यहां पर देखो दोस्तों, एक ही राजा के अलग अलग टाइम पीरियड दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर एटकिंसन के अनुसार 953 ईस्वी, और यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 700 एडी, है ना, एडी या ईस्वी आप कह सकते हैं। और यहां पर देखो एएफसी प्रसाद डबराल जी क्या कह रहे हैं, 665 एडी के आसपास। तो यहां पर आप देख रहे हैं इन तीन इतिहासकारों ने सोमचंद को बताया, पर अलग अलग यहां पर क्या दे रहे हैं, ये इनका शासनकाल का टाइम पीरियड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, बट आपको सब याद रखना है दोस्तों किसके अनुसार क्या है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, थोवरचंद की। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे जो वंशावली है दोस्तों, जिन्होंने थोवरचंद के को शासक बताया है दोस्तों, इनकी संस्थापक बताया है चंद्रवंश का। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। थोवरचंद को अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो वंशावली है, वंशावली में तो ये 23वां राजा है। कितना है, 23वां राजा है। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, वंशावली के हिसाब से देखेंगे, तो ये 23वें राजा है, यानी कि इनसे पहले 22 राजा और रहे होंगे। और अगर हम 23वें राजा को संस्थापक मानेंगे, मान लो इनको संस्थापक मानते हैं, तो ये जो पहले के 22 राजा ये किधर गए, आप समझ रहे हो, तब तो ये 22 राजा खत्म। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोवरचंद संस्थापक नहीं हो सकता है। आप समझ रहे इस चीज को। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने बोला ना कि थोवरचंद किस किस के अनुसार है थोवरचंद, तो वो यहां पर लिखा हुआ है ना, हर्षदेव जोशी और विलियम फ्रेजर। तो इन्होंने किस बेस पे कहा है थोवरचंद को संस्थापक, वो हम जानते हैं अब। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर कहानी इनकी। देखो, वर्ष 1813 में हर्षदेव जोशी ने क्या किया दोस्तों, फ्रेजर साहब को एक रिपोर्ट कुमाऊं के बारे में लिख कर दी। ध्यान से सुनेंगे क्या किया, हर्षदेव जोशी जी ने क्या किया, फ्रेजर साहब को क्या किया, एक रिपोर्ट दी दोस्तों। क्या की, एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चंदों का जो पहला राजा था वो थोवरचंद है। और जो ये है दोस्तों, इस समय हर्षदेव जोशी जो होते हैं वो दीवान के पद पर होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अब जो ये है आपका ये यहाँ पर जो आता है दोस्तों फ्रेजर साहब, तो फ्रेजर साहब जो है इन पे पूरा भरोसा या विश्वास तो करेंगे ही, है ना। जो दीवान है यहाँ पर हर्षदेव जोशी जो है, ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, तो ऑब्वियसली वो इनकी रिपोर्ट पर भरोसा तो करेंगे ही पूरा। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी कहा है कि वो लगभग 16 से 17 साल की उम्र पर यहाँ पर जो है जॉब करने या काम करने के पर्पज से यहाँ पर आए थे। ठीक है, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा और फ्रेजर साहब को सौंप दी। अब फ्रेजर साहब ने, ये तो इन्होंने मान लिया कि इसने हर्षदेव जोशी जी ने, ठीक है, कहा कि थोवरचंद है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या करते हैं, डब्ल्यू फ्रेजर साहब क्या करते हैं, अपनी एक नई रिपोर्ट लिखते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। क्या है, रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, ये एक रिपोर्ट कौन करते हैं तैयार, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल लिखी। और उसमें चंद वंश का संस्थापक इन्होंने भी क्या बता दिया, थोवरचंद ही बता दिया।
ठीक हो गया। तो इसीलिए जो आपको अभी मैंने पीछे बताया है दोस्तों कि चंद वंश का जो है इन दोनों ने क्या बताया, थोर चंद बताया, हर्षदेव जोशी जी ने और विलियम फ्रेजर जी ने क्या बताया, हर्षदेव जोशी को बताया। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा इसके अलावा और जानते हैं दोस्तों, और कहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखो दोस्तों, किंगडम ऑफ नेपाल, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल जो ये पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा। ये आपको याद रखना क्या है, फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा ये लिखी गई है दोस्तों 1818 में। ठीक है, 1818 में जो है फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा ये पूछी जा सकती है किताब। ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी है दोस्तों, इनके अनुसार भी चंद वंश का संस्थापक कौन है, थोवरचंद है। तो सर थोवरचंद है, किस बेस पे इन्होंने थोवरचंद को माना है। देखो हर किसी ने तो अपनी अपनी कहानी दी है ना, कि जिसने थोवरचंद बताया उसने थोवरचंद की क्यों माना, वो कहानी बताई। अब इन्होंने जो फ्रांसिस हैमिल्टन जी ने जो अपनी किंगडम ऑफ नेपाल जो लिखी है, इसमें इन्होंने थोवरचंद को क्यों बताया है, थोड़ा सा हम इनकी कहानी को भी अब यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर है, ये है इधर का साइड कौन सा है दोस्तों, ये है नेपाल, है ना, ये है दोस्तों क्या यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, नीचे क्या है दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो इनके अनुसार दोस्तों, जो फ्रांसिस हैमिल्टन की जो बुक के अनुसार इन्होंने जो बताया है यहाँ पर, इनके अनुसार क्या होता है कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो थोवरचंद और अपने एक दोस्त के साथ थोवरचंद ये क्या करता है दोस्तों, ये है दोस्तों यहाँ पर नेपाल वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर इधर यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड, जो नेपाल का जो है ये पश्चिम वाला क्षेत्र, नेपाल का जो है दोस्तों पश्चिम वाला जो क्षेत्र, यानी कि उत्तराखंड के ये नजदीक आ गया। यहाँ पर ये जो है उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर आए थे दोस्तों। कौन आया था दोस्तों, थोवरचंद, और ये अपने एक दोस्त के साथ आया था दोस्तों, जिसका नाम था जयदेव त्रिपाठी। क्या था जिसका नाम, जयदेव त्रिपाठी, या कहीं कहीं पर तिवाड़ी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आए थे दोस्तों कहां पर, यहाँ पर नेपाल में, क्या काम के पर्पज से, यहाँ पर किसी की व्यापारी के यहाँ पर इन्होंने नौकरी करने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है, यहाँ पर इसी के अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक अपना जो ये पश्चिम नेपाल वाला यहाँ पर ये नौकरी कर रहे थे, तो नेपाल की जनता को इन्होंने इकट्ठा करके क्या किया दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर जो है अपना ये हमारा उत्तराखंड का जो एरिया है, कार्तिकेयपुर वाला क्षेत्र, जो कार्तिकेयपुर वाला, यानी कि इसको करबीरपुर भी कहा गया दोस्तों, क्या, करबीरपुर। ठीक है, करबीरपुर, या आप कह सकते हैं दोस्तों कार्तिकेयपुर, क्या है, कार्तिकेयपुर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर इसने क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और अटैक ही क्या किया दोस्तों, जीत भी गए। क्या कर दिया, जीत भी गया दोस्तों यहाँ पर थोवरचंद। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जीत गया, और इसी के अनुसार जो इनका मानना है कि इसने यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर ये आ गया है, और कार्तिकेयपुर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर चंद वंश की स्थापना कर दी। तो ये कहानी दी है दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन के अनुसार। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर कहा जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब इसने जीत हासिल कर दी, तो खुद तो ये बन गया दोस्तों वहां का राजा बन गया, और अपने साथ ही जो इसने जयदेव त्रिपाठी जो इसका दोस्त साथ में है, इसको उसने वहां का महामंत्री बना दिया। ऐसी कहानी बताई गई है किसके, फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा। अच्छा, पर इन्होंने जब ये लिखा है दोस्तों, ये किसके आधार पर लिखा है, तो ये उन्होंने कहा है दोस्तों, इन्होंने बताया है कि जो ये इनका बेटा जो जयदेव त्रिपाठी था, इनका जो बेटा था दोस्तों, ठीक है, जयदेव त्रिपाठी का जो बेटा था कनक निधि, यानी कि प्रेम निधि, ठीक है, इनका नाम है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, उन्हीं के आधार पर जो इन्होंने इस बुक को लिखा था, या इस बुक में उन्हीं के आधार पर इन्होंने जो है ये कहानी बताई है। किसने, फ्रांसिस हैमिल्टन ने। ठीक है, इतनी चीजें आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये कहानी, मतलब याद क्या करनी इसमें, ये कहानी है बस। ठीक है, बस आपको तो एग्जाम में बस इतना पूछेगा कि बताओ भाई किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है, फ्रांसिस हैमिल्टन है, कब लिखी, 1818 में। इनके अनुसार जो है चंद्रवंश का संस्थापक कौन, तो आप बोलोगे थोरचंद। बस ये कहानी जो है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी करने के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो चंद्रवंश की अगर हम बात करें, तो चंद्रवंश की हमें 3 सूचियां मिलती है दोस्तों, जिसके अनुसार थोवरचंद की जो टाइम पीरियड जो सबसे प्राचीनतम थी, जैसे कि हमें 3 इसकी क्या मिली, सूची मिली चंदों की, तो उन सूचियों को देखा गया थोवरचंद के अनुसार ना, मतलब
सूचियों के अनुसार अगर हम थोवर चंद की, हमें क्या मिली, 3 सूचियां मिली चंदों के अनुसार, है ना, चंद राजाओं की। तो उसमें जो थोवर चंद की जो सबसे पुरानी डेट बताई जाती है, सबसे ओल्डेस्ट जो उसकी तिथि बताई जाती है वो है 1262 बताई गई है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इसकी जो यहाँ पर टाइम पीरियड के बताया जा रहा है 1262 बताया जा रहा है, तो भाई यहाँ पर आप देखो क्या यहाँ पर जो है किसके अनुसार, यहाँ पर हमने पीछे देखा ना 700 किसने बोला था, यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा है बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार, तो सीन तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आप आते हैं तो बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या बोला है, यहाँ पर 700 बोला है। तो इस हिसाब से आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, कितना ज्यादा यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है। 700 AD बद्रीदत्त पांडे जी बता रहे हैं, और यहाँ पर जो ओल्डेस्ट एज जो टाइम इनका दिख रहा है वो है क्या है, 1262 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कितना लंबा है। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस तो हमें नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो इस चीजों को देख करके है, और लगभग जो है सभी चीजों को यहाँ पर देख करके ये जो फाइनल हुआ है दोस्तों, वो हम सोमचंद को लेके चलते हैं। ठीक है, किसको, सोमचंद को ही देख के चलते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ठीक बैठ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोरचंद का जो है ये 23वां राजा है, तो भाई 22 पहले के कहाँ गए। ठीक है, इस हिसाब से भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लिया हमने कौन है, सोमचंद है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। इसके अलावा हम जो है अब हम थोड़ा आगे जो है सोमचंद के बारे में यहां से जानेंगे। ठीक है, तो हम सोमचंद के बारे में यहां से जानेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी ना दोस्तों कि क्या है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा यहां से हमने क्या क्या जाना था, किसने क्या कहा था दोस्तों। देखिएगा एक बारी, हम बात करें चंद्रवंश के संस्थापक की, सोमचंद है या थोरचंद है, इन पे थोड़ा सा मत था। पर हमने देखा सोमचंद को जो है एटकिंसन कह रहे हैं सोमचंद है, बद्रीदत्त पांडे जी कह रहे हैं सोमचंद है, हर्षदेव जोशी, विलियम फ्रेजर कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, थोरचंद है। तो इनकी बात हमने देखी क्यों कहा, एटकिंसन ने कौन सी कहानी बताई वो हमने जान ली, ब्रह्मदेव वाली। बद्रीदत्त पांडे जी गंभीर देव वाली कहानी बता रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के हिसाब से टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 700 AD बद्रीदत्त पांडे बोल रहे हैं। ठीक है, एटकिंसन यहाँ पर 953 ईस्वी बोल रहे हैं, डबराल जी यहाँ पर 665 ईस्वी कह रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग समय यहाँ पर दिए गए हैं। आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना, किसने क्या बताया वो सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। थोरचंद के लिए बताया गया ये हर्षदेव जोशी जी ने कौन सी कहानी बताई, रिपोर्ट वाली, और ये डब्ल्यू फ्रेजर जी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में क्या बताया, थोरचंद को ही संस्थापक बताया। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने देखा किंगडम ऑफ नेपाल में जो फ्रांसिस हैमिल्टन जी ने भी क्या बताया है, थोरचंद को ही संस्थापक बताया है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहां से क्या होता है, हमें सोमचंद को ही लेके चलेंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों चंद राजाओं का जो मूल स्थान था दोस्तों वो कहां माना गया है, तो इलियट के अनुसार क्या माना गया है दोस्तों, झांसी माना गया है चंदों का जो मूल स्थान है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एटकिंसन, वॉल्टन, बद्रीदत्त पांडे, इन सभी के अनुसार ये झूसी इलाहाबाद यानी कि जो अब प्रयागराज है ना, यहाँ से ये इनका मूल स्थान माना जाता है। किनको, चंद राजाओं का जो मूल स्थान से जहां से ये आए। ठीक है, तो वो आपको याद रखना ही है। ठीक है, इलियट के अनुसार झांसी और इनके अनुसार झूसी। ठीक है, प्रयागराज। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने सोमचंद को हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सोमचंद को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक कहानी थी उसको हम जान लेते हैं। पर चलिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फैक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले देखो हम किसके अनुसार चल रहे हैं दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आपने अभी पीछे देखा कि कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, बद्रीदत्त पांडे जी का। तो हम उन्हीं के हिसाब से इस चीज को फॉलो करेंगे और उन्हीं के टाइम पीरियड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो 700 से 721 ईस्वी हम इनका टाइम पीरियड लेके चलेंगे कि इनका सोमचंद जी का। ठीक है, तो सोमचंद जो है दोस्तों वो इलाहाबाद के निकट झूसी, जो कि प्रतिष्ठानपुर एक क्षेत्र है वहां पर झूसी में। ठीक है, जो कि आता है इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, वहां का ये राजकुमार बताया गया है, और जो कि अपने 27 साथियों के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। अब ये कहानी भी याद रख लो, वो कहानी भी याद रख लो, बस आपको ये दोनों याद रखना कहां से आया है, ये कहानी आप याद रख लो। ठीक है, 27 साथियों के साथ बद्रीनाथ यात्रा पे आया था भाई, जो भी होगी ठीक है भाई, मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा, ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप बना देता तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलती दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लो। मान लो दोस्तों ये है हमारा पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, और ये नीचे चले गए हम, और ये हमारा क्या है नीचे, ये आ गया हमारा दोस्तों क्या है, उधम सिंह नगर है। ठीक है, इधर नैनीताल अल्मोड़ा वाला क्षेत्र, ये हमारे इधर चंपावत वाला क्षेत्र। ठीक है, नीचे इधर। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर जो है चंपावत के जो एरिया में कौन है, ब्रह्मदेव है। ठीक है, ब्रह्मदेव था पहले। इसकी जो पुत्री है दोस्तों, पुत्री, इसकी पुत्री कौन है, पुत्री चंपा है। क्या इसकी बेटी का नाम चंपा है।
ठीक है, यहाँ पर थे। झूसी से कौन आता है दोस्तों, यहाँ से आता है दोस्तों झूसी, एक सेकंड, झूसी से कौन आया, कौन आया यहाँ से, सोमचंद आया। ठीक है, सोमचंद। झूसी इलाहाबाद या प्रयागराज से, यूपी से कौन आया यहाँ से, सोमचंद आया। ठीक है, इधर यहाँ पर आया ब्रह्मदेव से। जो जहां पर ब्रह्मदेव रह रहा था दोस्तों, यहाँ पर जो किला था, इस किले का नाम आपको रखना है सुई का किला। क्या कहा गया, सुई का किला इसको कहा गया, जहां पर अभी क्या था, ये ब्रह्मदेव रह रहा था। ठीक है, ठीक है, सुई का किला कहा गया। इसको कहीं बिसुंगा किला भी कहा गया दोस्तों, बिसुंग का किला। इसी को जो दोस्तों कैटोलगढ़ भी कहा गया। क्या कहा गया, कैटोलगढ़ भी कहा गया। आगे हम फिर से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, कैटोलगढ़ वाला एरिया। तो यहाँ पर जो था दोस्तों, कौन था, ये ब्रह्मदेव था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आता है, ये कत्यूरी राजा था, हमने जाना है, और यहाँ पर ये रह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आता है तो ये यहाँ पर जो है क्या करता है, ये ब्रह्मदेव इसको क्या कर लेता है, काली कुमार यानी कि चंपावत का राजा ब्रह्मदेव क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह इससे करवा लेता है सोमचंद से, और दहेज में क्या देता है दोस्तों, चंपावत का कोतवाल छावनी दे देता है, जमीन जो इसको दान में दे देता है। ठीक है, कोतवाल छावनी आपको याद रखना है दोस्तों, क्या है, चंपावत में जो कोतवाल छावनी इसको दहेज में या दान में दे देता है। ठीक है, इसके इतनी चीजें आपको यहाँ पर इसके लिए याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, कितनी जमीन दी थी दोस्तों, तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों 15 बीघा। ठीक है, 15 बीघा जो है इसने लगभग इसको जमीन दान में दी थी। ठीक है, अब इसी जमीन पर क्या किया दोस्तों, इस सोमचंद ने क्या कर दिया, राजबुंगा का किले का निर्माण करा। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजबुंगा का किला किसने बनवाया, तो याद रखना आपको सोमचंद ने बनवाया। ठीक है, क्लियर हो गया। कोतवाल छावनी वाली जमीन दी थी किसने, ब्रह्मदेव ने, चंपावत में ही। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, जो इसने अब यहाँ पर क्या कर दिया, राजबुंगा का किला बना दिया दोस्तों। ये रहा है इसका राजबुंगा का किला, जबरदस्त किला है दोस्तों ये। ठीक है, ये देखो बहुत ही जबरदस्त किला इसका। ठीक है, सोमचंद का राजबुंगा का किला। अब इसने किला बना दिया, मिल गया, तो इस किले की रखवाली के लिए तो कुछ चाहिए, है ना। तो अब इसने क्या किया दोस्तों, इस किले की रखवाली के लिए क्या कर दिए, 4 किलेदार नियुक्त कर दिए दोस्तों। ठीक है, 4 किलेदार नियुक्त कर दिए दोस्तों उसने, चारों दिशाओं में, है ना, रहेंगे जो इस किले की रक्षा के लिए। तो इनका नाम याद रखना है दोस्तों, कारकी, बोरा और तड़ागी एंड चौधरी। ये 4 जो है दोस्तों इसने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 किलेदार नियुक्त कर दिए, किसने, सोमचंद ने। तो याद रखना आपको, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी जो नाम के जो किलेदार है, ये किसने नियुक्त किए थे, सोमचंद ने किया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया राजबुंगा के किले के। ठीक है, अब जो ये किलेदार थे दोस्तों, ये जो कौन है, ये किलेदार जो है दोस्तों, इस किलेदार जो है ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये मूलतः जो है दोस्तों इनको स्पेशली जो है नेपाल से बुलाया गया था। ठीक है, ये नेपाल के निवासी थे दोस्तों मूलतः। ठीक है, ये किलेदार, तो ये भी आपको याद रखना है। इस व्यवस्था को क्या कहा गया दोस्तों, इस व्यवस्था को कहा गया दोस्तों 4 आल व्यवस्था, यानी कि 4 आल भी कहा गया इसको बाद में। ठीक है, उस समय तो इन्होंने 4 आल व्यवस्था इसको कहा है, अब बाद में इसको 4 आल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि 4 इन्होंने चारों दिशाओं में रखे हैं। ठीक है, तो 4 आल व्यवस्था किसने लागू की, ठीक है, तो आपको याद रखना है सोमचंद। इस जो राजबुंगा का जो किला था दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन था इसका एरिया, जो कि जैसे कि अंडाकार है, कुछ इस तरह से ये किला इसका बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, अंडाकार पद्धति में जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था सोमचंद के द्वारा। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं आप सभी से आशा कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे, सोमचंद की राजधानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सोमचंद की राजधानी क्या है, कहाँ इसकी राजधानी रही है, तो जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं, तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया सोमचंद की राजधानी तो आपको क्लियर है, चंपावत है राजधानी। ठीक है सर, ओके। मैंने लिखा यहाँ पर वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा, जो बाद में जो है चंपावत के नाम से जाने लगा। तो वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर क्या किया, राजधानी का नाम क्या है, चंपा रखा। ठीक, और बाद में ये चंपावत हो गया। तो सर ये तो चलो ठीक है, पर ये तो बताइए वामदेव है कौन। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ये है हमारा पिथौरागढ़ वाला एरिया। ठीक है, लास्ट का
और यहाँ पर जो है ये है हमारा चंपावता, ऐसे मान लीजिए। और ये है दोस्तों हमारा डोटी वाला एरिया, ठीक है। डोटी जो कि नेपाल में आता है दोस्तों, ठीक है। नेपाल का और उत्तराखंड का थोड़ा सा हिस्सा है, ये है डोटी वाला क्षेत्र, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं डोटी। तो डोटी का जो प्रथम राजा माना जाता है दोस्तों, डोटी का जो क्या कहा जाता है, जो प्रथम राजा था दोस्तों इसका, उसका नाम है दोस्तों वामदेव। क्या था? वामदेव था, ठीक है। तो यही है दोस्तों ये वामदेव, ठीक है। इसी ने क्या किया था दोस्तों, उसी ने यहाँ पर जो अपनी राजधानी है ये जो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, चंपावत वाला जो है, इसी का यहाँ पर भी कब्जा अधिकार रहा होगा, है ना। तो इसी ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जो है यही कहा गया कि इसकी इष्ट देवी जो है चंपावती थी, ठीक है। और इस चंपावती के नाम पे इसने अपनी राजधानी जो है दोस्तों क्या किया था, राजधानी का नाम जो है चंपा रखा, और यही बाद में जो है दोस्तों चंपावत कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये वामदेव है दोस्तों। अब यहाँ पर कौन है अभी चंपावत में, यहाँ पर कौन है अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट मतलब हम कहानी के हिसाब से चल रहे हैं ना। अब ऐसे मत सोचने ना सर आज की बात कर रहे हैं 2021 की, नहीं, ये आज का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम अभी कहानी में जो है अपने आप को फील करें, सोमचंद को प्रेजेंट में हम भी उसके साथ चल रहे हैं, ऐसा फील करिए। तो यहाँ पर कौन है अभी, यहाँ पर चंपावत में कौन है? यहाँ पर तो आ चुका है ना, कौन? सोमचंद आ चुका है ना, सोमचंद। तो जब यहाँ पर सोमचंद आ गया है दोस्तों, तो इसके समय पर ये जो डोटी का राजा है ना दोस्तों, ये डोटी का जो राजा है ये इस समय वामदेव नहीं है, ठीक है। इस समय जो यहाँ पर है वो है जयमल है दोस्तों। कौन है अभी यहाँ पर? जयमल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस समय जयमल है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये है अभी, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, समकालीन हो गया, कंटेम्परेरी हो गया, समकालीन। अब आपसे पूछा जाएगा कि सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था, तो आपको क्या याद रखना है? जयमल है, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ये क्या करता है दोस्तों, जयमल यहाँ पर राजा है, ठीक है, डोटी का राजा है। सोमचंद क्या करता था दोस्तों, इसको कर दिया करता था, किसको? इसको टैक्स देता था, किसको? जयमल को। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सोमचंद जो है किस डोटी राजा को टैक्स दिया करता था, तो आपको आंसर हो जाएगा जयमल को, ठीक है, क्योंकि यही इसका समकालीन था, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो प्रथम था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। जो वामदेव था ये प्रथम था जिसने इसकी स्थापना की, इसने राजधानी बनाई थी चंपावत को, ठीक है। अच्छा, तो डोटी के राजा क्या थे दोस्तों? एक तो आपको ये फैक्ट रखना याद, जो डोटी के राजा है दोस्तों वो क्या थे? डोटी के जो राजा है वो मल्लवंशी है दोस्तों। क्या याद रखना है आपको? मल्लवंशी। मल्लवंशी है ना, जैसे जयमल आ रहा है ना, ये मल्लवंशी था दोस्तों। और इनको क्या कहा गया दोस्तों? इनको कहा गया है दोस्तों रैका। क्या कहा गया? इनको रैका राजा कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रैका राजा किसको कहा गया दोस्तों? डोटी के जो मल्लवंशी होते थे उनको क्या कहा गया? रैका कहा गया। आपको याद रखना है, ठीक है। चल, इतनी की चीजें क्लियर है। डोटी जो है, सोमचंद जो है डोटी के राजा को कर दिया करता था। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्वतंत्र शासक नहीं था। क्या कह सकते हम? ये एक स्वतंत्र शासक नहीं था। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब कोई किसी को टैक्स कब देता है? जब वो उसके अधीन होता है तभी तो टैक्स देगा। यानी कि जो सोमचंद है एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि ये क्या था? एक मांडलिक राजा। क्या था दोस्तों? मांडलिक राजा। मांडलिक समझते हैं ना, इसके अधीन, यानी कि इसका सामंत आप कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये सोमचंद है ना, ये पूछा जा सकता है एक स्वतंत्र शासक था या मांडलिक था। ये आपका याद रखना है, एक मांडलिक राजा में इसको कहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र नहीं, जब ये टैक्स दे रहा है, ठीक है। इससे पहले जो यहाँ पर था दोस्तों, जो कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव था, कहीं ना कहीं वो भी जो है इसी के अधीन ही, क्योंकि अभी तो इसने कुछ किया नहीं ना, ये भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो ये टैक्स दे रहा, तो कहीं ना कहीं कत्यूरी राजा जो ब्रह्मदेव था वो भी इनको टैक्स दिया करता था होगा। समझ रहे हो? चलिए, अभी हम यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर वही लाइन लिखी है दोस्तों, सोमचंद के समय संभवतः जयमल डोटी का राजा था। हो गया नहीं क्लियर? जयमल आ गया, ठीक है। अच्छा, और ये इसका क्या हो गया दोस्तों? समकालीन हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही बताओ, ठीक है। डोटी का राजा था जिसे सोमचंद क्या करता था दोस्तों? टैक्स दिया करता था। क्या करता था? टैक्स या कर दिया करता था। और इसी प्रकार सोमचंद एक स्वतंत्र राजा न होकर क्या है दोस्तों? एक मांडलिक राजा हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, ऐसा मैं आप सभी से आशा कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो रहे ना सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी बताया है,
ये वामदेव कौन था दोस्तों, ये डोटी के राजा किस वंश के थे, मल्ल वंशी थे ये। रैका राजा क्या किसे कहा जाता था, डोटी के जो मल्ल वंशी थे उनको रैका राजा कहा जाता है। ठीक है, चल इतनी चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। तो अब देखते हैं यहाँ पर चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, वो आप यहाँ पर देखिएगा। जो इसी के अंडर में दोस्तों किसके, सोमचंद ने क्या किया दोस्तों, जोशी, सिमल्टिया, पांडे और बिष्ट ये ब्राह्मणों को क्या कर दिया दोस्तों, नियुक्ति की। और ये जो है इन्हीं के दरबार में क्या क्या अलग अलग पद पर इनको रखा गया, अलग अलग इनका काम था इन ब्राह्मणों का। जैसे सिमल्टिया जो है दोस्तों वो राजगुरु कहलाते थे, जोशी जो है दीवान कहलाते थे। ठीक है, तो अलग अलग है ये सब। मैंने आपको ऑलरेडी जो वीडियोज प्रोवाइड करवाया रखे हैं उन पे जो कहानी मैंने पढ़ाया रखी है उन कहानी में हमने ये अच्छे से जान चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, अभी बस ये जानिए जो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी उसमें जोशी, सिमल्टिया, पांडे और बिष्ट लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो है सारे ब्राह्मण थे और इन्हीं ब्राह्मणों की क्या कर दी इसने, इन्हीं चार ब्राह्मणों थी, इनको ही क्या कहा गया दोस्तों, चौथानी ब्राह्मण कहा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद राजा ने की। सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, बहुत सारे चंद है, बीणा चंद, थोर चंद, नानकी चंद। तो आपको याद रखना है क्या, सोमचंद। ठीक हो गया भाई, एक ये भी आपका बन गया। यानी कि चौथानी ब्राह्मणों की, चार किलेदारों की, चाराल है ना, इन सब की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, द्रोणकोट या दूनकोट के रावत राजा से युद्ध, क्या इन्होंने कोई युद्ध भी लड़ा है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा है। पहला युद्ध हम इसको कह सकते हैं, सोमचंद का पहला युद्ध होता है दोस्तों, द्रोणकोट या दूनकोट के रावत राजा के साथ में। ये इसका पहला युद्ध था दोस्तों। ठीक है, और इस युद्ध में जो इसका सेनापति है दोस्तों, सोमचंद का जो सेनापति है उसका नाम है दोस्तों कालू तड़ागी। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सोमचंद के सेनापति का नाम क्या है, नीलू कठायत है, कालू तड़ागी है, एक दो कुछ और ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको क्या याद रखना है, कालू तड़ागी। क्लियर होगी। जब सोमचंद का युद्ध इसके साथ हुआ दोस्तों, रावत राजा, ये एक खस राजा था दोस्तों, तो जो कालू तड़ागी है इसने इसकी जो है खूब मदद की थी दोस्तों, मतलब सोमचंद को, क्योंकि इसका सेनापति है ये। ठीक है, ये इसका क्या था, सेनापति है। तो इसी की मदद आप कह सकते हैं, इसी की मदद से जो इसने आराम से जो है इस रावत राजा को क्या कर दिया दोस्तों, हराया। ठीक है, क्या कर दिया, हराया। और अब ये भी क्या करेगा दोस्तों, इस सोमचंद को क्या करेगा, कर दिया करेगा, यानी कि टैक्स दिया करेगा। समझ गए। तो इस तरीके से जो है सोमचंद को देख रहे किस तरीके से, कितना शक्तिशाली आप कह सकते हैं, किस तरीके से जो यहाँ पर क्या क्या करने लग गया है। चौथानी ब्राह्मणों से लेके किलेदारों से लेके ऐसी नियुक्तियां कर रहा है धीरे धीरे। तो द्रोणकोट के रावत राजा को भी इसने हरा दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि सोमचंद ने किसके साथ अपना पहला युद्ध लड़ा था, तो द्रोणकोट के रावत राजा के साथ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो यहां पर हमें इसके सेनापति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मिल गई है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, मेहरा और फड़त्याल दर पर नियंत्रण। यहाँ पर एक और छोटी सी कहानी हम जानेंगे, इंटरेस्टिंग कहानी ये बन जाएगी। ठीक है, अब मेहरा और फड़त्याल दल पर नियंत्रण कैसे कर दिया इसने। अब ये मेहरा और फड़त्याल दल थे कौन सर, पहले तो हमें ये समझाइए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं थोड़ा सा अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम थोड़ा सा और यहाँ पर एक और फैक्ट जानेंगे, जो कि पहले मैं आपको यहाँ पर बता। जब सोमचंद का आगमन हुआ, ध्यान से समझे क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो, जब सोमचंद का दोस्तों चंपावत में क्या हुआ, आगमन हुआ। जब ये यहाँ पर आया, सोमचंद का आगमन जब हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें देखा आगमन, सोमचंद का आगमन जब हुआ तो यहाँ पर देखा दोस्तों उसने चंपावत में जो है 5 जातियों निवास कर रही है। क्या देखा इसने, 5 जातियां क्या कर रही है, निवास कर रही है। 5 जातियां यहाँ पर क्या कर रही है, निवास कर रही है। वो 5 जातियां कौन कौन सी थी दोस्तों, जिसमें है दोस्तों मेहरा हो गई, फड़त्याल हो गए दोस्तों। ठीक है, मेहरा, फड़त्याल, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं देव हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर दिक हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कथायट हो गया, कथायट है ना, कथायट। तो ये 5 जो यहाँ पर जातियां निवास कर रही थी, इनमें से जो है दोस्तों क्या है,
इनमें से जो मेन आप कह सकते हैं शक्तिशाली जो कह सकते हैं, जिनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है, वो है दोस्तों मेहरा और फर्त्याल के बारे में। ठीक है, तो मेहरा और फर्त्याल के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा। इसी कहानी को हम लेरेट करते हैं थोड़ा सा ऊपर से। अब सोमचंद ने क्या किया दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। सोमचंद ने क्या किया, वो तो अपना बढ़ा ही रहा है क्षेत्र को। ठीक है, अब सोमचंद क्या करता है दोस्तों, इन जातियों से क्या करता है, टैक्स मांगने के लिए। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर क्या कर, जब सोमचंद यहां पर आया चंपावत में, तो इसने क्या देखा, यहां पर 5 जातियां निवास कर रही हैं, जिसमें मेहरा, फर्त्याल, देव, दिक, कठायत, ये सब है यहां पर। तो अब सोमचंद ने क्या कर दिया कि कहीं ना कहीं राजा बन गया, तो इसने अब क्या करना शुरू कर लिया, इनसे टैक्स मांगना शुरू कर दिया। और टैक्स मांगने के लिए क्या किया दोस्तों, इसने बूढ़ों और सयाणों की नियुक्ति कर दी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनेंगे। सोमचंद ने क्या किया, इन 5 जातियों से क्या किया, टैक्स लेने के लिए, यानी कि टैक्स मांगने के लिए हम कह सकते हैं क्या किया, बूढ़ों और या सयाणों, ठीक है, बूढ़ों या सयाणों की क्या की, नियुक्ति की। यानी कि जो बूढ़े होते हैं दोस्तों, यानी कि जो सयाणे होते हैं, बूढ़े और सयाणे, इससे मतलब क्या है यहाँ पर, बूढ़े और सयाणों से मतलब ये है जो थोड़ा एज में ज्यादा है, उनको क्या होता है, एक चीज बताओ, अगर आपकी एज 26 या 27 साल की है और कोई आपके सामने लगभग 35 या 36 साल का, कहीं ना कहीं इसको ज्यादा जानकारी तो होगी दोस्तों। जानकारी मतलब काफी एक्सपीरियंस है लोगों के बारे में, समझ रहे हो। तो जो पुराना है उसको एक्सपीरियंस के बेस पे देखा ज्यादा होता है। ठीक है, जानकारी भी उसको कहीं ज्यादा होगी क्योंकि उसने देख रखे हैं ये चीज। आप तो अभी 26 ही साल के हैं, वो कम से कम आपसे 10 साल बड़े हैं, तो उन्होंने उन 10 सालों में काफी चीजों को देखा है, समझा है। तो इसी हिसाब से सोमचंद बहुत ही दिमाग और शातिर आप कह सकते हैं दोस्तों राजा था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन जातियों से टैक्स लेने के लिए क्या किया, इन बूढ़ों को निकाला। ठीक है, जो बूढ़े हैं, इन बूढ़ों और सयाणों की क्या कर दिए दोस्तों, नियुक्ति कर दी। ठीक है, और इन्हीं से क्या किया कि ये क्या कहेंगे, ये जो है टैक्स लेने के लिए इन जातियों के पास जाएंगे। टैक्स लेने के लिए दोस्तों इन 5 जो जाति है यहां पर मैंने अभी बताया, इनसे टैक्स लेने के लिए जाएंगे। यहां तक की कहानी सेट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब चलो ठीक है भाई, इन्हीं को 4 बूढ़ों भी कहा गया। इनको दोस्तों क्या कहा गया, इन बूढ़ों और सयाणों को ये भी कहा गया क्या, 4 बूढ़ों। ठीक है, 4 बूढ़ों भी कहा गया इनको। तो 4 बूढ़ों की नियुक्ति किसने की है दोस्तों, सोमचंद ने की है। क्लियर है। अच्छा अब यहां पर देखो, ये यहां तक की कहानी सेट हो गई। अच्छा अब देखो होता क्या है आगे भाई, ये अब जो ये 4 बूढ़े हैं दोस्तों, ये 4 सयाणे हैं, ये आगे दोस्तों इनके पास टैक्स मांगने के लिए। ठीक है, और यहां पर जो मैंने अभी बताया, जो मेहरा और ये जो फर्त्याल है दोस्तों, ये जो है इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन बूढ़े इनके पास आते हैं, इन 4 बूढ़ों की क्या कर दिए दोस्तों, सिर काट दिए। इनके जो है सिर काट दिए, क्या कर दिए, सिर काट दिए। और क्या कर दिया, जो है एक चौराहा पर जो है एक चबूतरा बनाकर वहां पर जो इनको क्या कर दिया, दफना दिया। चौराहे पर इनके सिर को काट कर वहां पर दफना दिया है दोस्तों इन्होंने। फर्त्याल और मेहरा ने बता दिया कि यहाँ पर जो है कोई भी बाहर का आया हुआ राजा हम पर शासन नहीं कर सकता है। मतलब सोमचंद को हिला डाला। समझ रहे हैं आपने कि इस तरीके से इन्होंने जो है मेहरा और जो फर्त्याल दल है दोस्तों, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ताकतवर थे, जिन्होंने सीधे इनको अपना खौफ जमाने के लिए इनके सर कटवा दिए और सीधे चौराहा होता है ना, चौराहा आप समझते हैं, चौराहा पर जो है एक चबूतरा है, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इनको दफना दिया। उसी चौराहे को क्या कहा गया दोस्तों, बूढ़ चौराहा भी कहा गया। क्या कहा, बूढ़ चौराहा भी कहा गया, क्योंकि चौराहे पर इन बूढ़ों को मतलब सिर काटकर दफनाया गया। ठीक है, तो ये अपना मतलब वो दिखाने के लिए कि सबको पता चले हमारे बारे में कि बाहर से आया हुआ कोई भी हम पर अधिकार नहीं कर सकता, हमसे टैक्स मांगने की हिम्मत कैसे हो गई। समझ रहे। तो ये किसने किया दोस्तों, मेहरा और फर्त्याल ने। ठीक है, ये 2 जाति थी इन दोनों ने। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब सोमचंद पे क्या कर दिया, करंट लग गया एक तरीके से, है ना। सोमचंद घबरा गया। अब सोमचंद जो है दोस्तों शातिर, मैंने अभी बताया ना, बहुत ही मतलब दिमाग वाला था, बहुत ही सोच समझ के काम को लेने वाला। सोमचंद ने समझ लिया भाई जब ये ऐसे कर सकते हैं, सीधे काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने कुछ बड़ा वो किया तो मेरा भी नंबर आ सकता है। सोमचंद ने क्या किया दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोमचंद ने क्या किया, मेहरा और फर्त्याल के पास गया और या उनको बुलाया, जो भी है,
इनको क्या किया, प्यार से मतलब मना करके इनको बोला कि तुम आओ यार, मतलब दोस्त के जैसे, मतलब समझते हैं ना कि उनको बुलाया और उनको मनाया एक प्रकार से, और बोला तुम आ जाओ, राजा के साथ बैठो, राजा की तरह यहाँ पर रहो, मस्त, तो कोई टेंशन नहीं है, फ्री में मजे लो, ये सब कुछ तुम्हारा ही यार, ऐसे समझ लो मतलब, ठीक है। इस तरीके से उनको क्या कर दिया, अपने वहां ला दिया, अपने मतलब उनको आप समझ चापलूसी करके, मतलब एक तरीके से आप कह रहे हैं उनको, मतलब इस तरीके से वो फील भी ना हो, और उनको तारीफ वारीफ करके उनको अपने पास रख दिया। और मेहरा और फरत्याल दल को जो है, उन लोगों को सोमचंद ने अपने अच्छे पदों पर नियुक्त कर लिया। भाई जो पद आपको चाहिए वहां पर रहिए और आराम से मतलब हमारे साथ रहिए। तो कुल मिलाकर इसने क्या कर दिया, इस तरीके से जो है इसने मेहरा और फरत्याल दल पर नियंत्रण कर दिया, अपनी वहां पर रख दिया। समझ, राजा तो यही है, ठीक है। तो जो तुम्हें चाहिए वो आपको मिलेगा, और अच्छे अच्छे जो पद थे दोस्तों वहां उसने उन पर उसको उनको नियुक्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये भी ज्यादा बोलेंगे नहीं है ना कि राजा का काम है, ठीक है भाई, हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, तो ये भी खुश है इस बात से। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, सोमचंद ने इनको इन पर भी नियंत्रण कर दिया एक तरीके से। तो ये कहानी आपको समझ आ गई, नहीं आई बताओ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कितने सारे काम कर दिया है सोमचंद ने, कितने सारे काम कर दिए हैं दोस्तों सोमचंद ने, और वही फैक्ट मैं यहाँ पर आप लिखने वाला हूं। इतने सारे चीजें कर दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों क्या क्या कर दिया इसने अभी तक। आपने देखा है दोस्तों, सबसे पहला काम क्या इसने जो है 4 किलेदार नियुक्त किए दोस्तों, क्या किए, 4 किलेदार नियुक्त किए, 4 किलेदार इसने नियुक्त किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसके अलावा आपने देखा 4 किलेदार इसने नियुक्त किए हैं दोस्तों, 4 ब्राह्मणों की नियुक्ति की, इसको जिसको चौथानी ब्राह्मण कहा गया है दोस्तों, चौथानी ब्राह्मणों की इसने नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा आपने देखा इसने 4 किलेदार, 4 बूढ़ों की नियुक्ति की है दोस्तों, 4 बूढ़ों की नियुक्ति की है इसने। मेहरा और फरत्याल जैसे जो है दोस्तों ताकतवर, मेहरा और फरत्याल भी अब जो है इसके राज दरबार में रहने लगे हैं। तो समझ रहे इतना कुछ अब इसके पास होगी, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या आपका इसका प्रशासन जो क्षेत्र है ये काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसी को देखकर जो इतिहासकार या लेखकों के द्वारा जो है दोस्तों कहा गया कि यहीं से जो दोस्तों क्या हो गई, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। यानी कि डायरेक्ट आप यहां पर ये फैक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों कि कुमाऊं में जो है, कुमाऊं में पंचायती, क्या बोल सकते हैं, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे सोमचंद को, ठीक होगी बात। तो ये था दोस्तों यहाँ पर की फैक्ट, ये एक कहानी थी इसमें पूरी, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, किस चंद राजा ने किया, सोमचंद ने। 4 किलेदारों की नियुक्ति सोमचंद ने, 4 चौथानी सोमचंद, 4 बूढ़ों की सोमचंद, मेहरा फरत्याल दल पर किसने नियंत्रण किया, सोमचंद। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक होगी बात। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ अन्य जो फैक्ट बच गए हैं दोस्तों वो भी देख लीजिएगा, सोमचंद से संबंधित क्या है। सोमचंद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखो कुमाऊनी में जो है ऐप्पण कला की शुरुआत जो है दोस्तों सोमचंद के समय में ही क्या किया गया, समय ही मानी जाती है। अब ऐप्पण कला भी बहुत सारी प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। ऐप्पण कला अलग काफी बहुत सारी 5-6 प्रकार की होती है ये ऐप्पण कला, ठीक है। जो कि ऐप्पण कला आप कह सकते हैं जिसके द्वारा जो क्या किया जाता है, जैसे कि आप जो रंगोली एक प्रकार से है ना, जो आप रंगोली बनाते हैं ना दोस्तों, रंगोली जैसे कि दिवाली आती है तो दीपावली में आप क्या करते हो, नीचे जो है ना आपके जो दरवाजा होता है, दरवाजे के सामने आप क्या रंगोली बनाते हैं नीचे, है ना, ऐसे तरीके से आप वहां पर जो है रंगोली बनाते हैं, इस तरीके कुछ भी डिजाइन बनाते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये क्या होती है, इसी को कहा जाता है दोस्तों ऐप्पण कला। ये जो ऐप्पण है ना बहुत सारे प्रकार की होती है, एक तो इस तरीके से भी होती है, जो है कपड़ों पर भी जो दोस्तों ऐप्पण कला देखने को मिलती है। जैसे लड़कियों के पास जो वो होता है ना दुपट्टा, तो दुपट्टे के जो किनारा होता है दोस्तों, किनारा इस पर भी जो है दोस्तों ऐप्पण कला जो है होती है, ठीक है। इसको भी ऐसे डिजाइन बने रहते हैं किनारे, ये भी एक ऐप्पण कला के अंतर्गत ही आती है दोस्तों, ठीक है। और जैसे आपने देखा है अब तो बहुत ही आसान वाली आती है कि जब भी कोई त्योहार आता है ऐसे डायरेक्ट मतलब छपने वाले आते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ रखा जाता है, इसमें कोई भी कुछ कलर डाल और सीधे छपा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये सब ऐप्पण कला आता है। तो कहने को ये है कि बाकी ऐप्पण कला पे मैंने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके पूरे ऐप्पण कला 4-5 कई प्रकार की जो होती है सारे प्रकारों को यहाँ पर बताया गया। एक वो भी होती है जैसे कि जो जब शादी होती है ना
शादी के फेरे से पहले जो वहां पर जो पंडित जो है एक वो होता है, इस लकड़ी का वो होता है टुकड़ा, इसके ऊपर भी जो क्या करता है आटे से या कुछ इस आटा होता है या कुछ कलर होता है हल्दी से, ऐसा कुछ बनाता है। ठीक है, तो ये भी जो है दोस्तों, ये भी तो इसी के अंतर्गत ही आता है ना, ये स्वास्तिक का निशान बनाना। हालांकि मेरे को बनाना नहीं आ रहा उतने बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यही था, ऐसे होना चाहिए इसना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डालता है। ठीक है, आटा हो गया या हल्दी हो गया, इन तरीके से। ये भी ऐपण कला के अंतर्गत ही आता है। ये भी जो कपड़ों पर भी होती है दोस्तों, ये जमीन पर भी होती है दोस्तों, दीवार पर भी होती है, तो ऐपण कला बहुत आते हैं। पर अभी बस इतना याद रख लीजिए कि सोमचंद के मतलब कहा जाता है कि कुमाऊं में जो है ऐपण कला की शुरुआत का जो श्रेय जाता है, आप कह सकते हैं शुरुआत किसके समय की गई है, आपका आंसर आ जाएगा सोमचंद। केपी नौटियाल जी के अनुसार कहा गया है कि सोमचंद ने जागेश्वर में भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, केपी नौटियाल जी के अनुसार क्या सोमचंद ने जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ सोमचंद के बारे में याद रखना है दोस्तों। ठीक हो गया, क्लियर हो? एक बार मैं पूरा रिकैप करके आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग सोमचंद तक। तो आज हमारा ये सोमचंद के बारे में हमने पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट जो आएगा दोस्तों, आत्मचंद आएगा, पूर्णचंद, इंद्रचंद, सभी के बारे में ऐसी हम डिटेल से हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऐपण कला की शुरुआत किसने की? सोमचंद ने। जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण भी करवाया इसने। ठीक है, मेहरा और फतेहाल दर पर नियंत्रण इसने किया है, इनको अच्छे पद पर इसने नियुक्त किया था। कहानी मैंने समझा दी है। जब ये आया था यहाँ पर 5 जातियां क्या निवास कर रही थी। द्रोणकोट के रावत राजा से इसने युद्ध लड़ा था। यहाँ पर इसका सेनापति कौन था इसका सेनापति? कालू तड़ागी। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जोशी, सिमल्टिया, पांडे और विष्ट थे। ठीक है, सोमचंद ने जो जयदेव मल डोटी को ये कर दिया करता था, टैक्स दिया करता था, इसीलिए हम इसको स्वतंत्र नहीं एक मांडलिक राजा कहेंगे। ईष्ट देवी चंपावती के नाम पर, जैसे कि हमने देखा है किस तरीके से यहाँ पर वो सारे फैक्ट हमने क्लियर कर ली। कहानी राजभुंगा के किले के बारे में हमने जाना है। ठीक है, चाराल व्यवस्था है ना, ये हमने देख लिया। सोमचंद कहाँ से आया ये हमने जान लिया। ठीक है, कोतवाल छावनी जो इसको दिया गया है ब्रह्मदेव के द्वारा, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। ऐसा नहीं है कि हम कौन सा एक को लेके चलेंगे। ठीक है, सोई का किला, बिसुंग का किला उसी को ही कहा गया दोस्तों, जहां पर जो है इस मतलब जो सोमचंद को जो राजभुंगा का किला जहां पर उसने बनाया है वहीं का अगर हम कहेंगे, पहले वहां पर कैटोलगढ़ का किला आप कह सकते हैं, बिसुंग का किला या सुई का किला या बाणासुर का किला, वो सभी वही जगह है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। कहाँ से आया था, किसके अनुसार क्या था, किंगडम ऑफ नेपाल के अनुसार क्या था। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल के अनुसार, डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार क्या था, थोरचंद हर्षदेव जोशी के अनुसार, ये सब चीजें हमने यहाँ पर आज कवर कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से कवर हो गया होगा। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।